Hello, students. Here we are with our chapter Bringing Up Kari from class 7th, and our book name is An Alien Hand. We are reading our chapter 2nd. So, take out your book and open page number 11 in your book. तो बच्चों अभी हम क्लास 7th का सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं जो है ब्रिंगिंग अप कारी और हमारी बुक नेम है एन एलियन हैंड. सो इन अवर प्रीवियस वीडियोज़ वी हैड रीड टिल हियर. यहाँ तक हम पढ़ चुके थे. तो यहाँ तक की स्टोरी में यह है कि जो कारी है वो एक एलिफेंट है. तो किस तरह से उसको फिर पके हुए केले खाने का वो शौकीन हो जाता है और किस तरह से फिर वो बिना परमिशन के चुरा के वह फल खाने लगता है. तो एक दिन राइटर कह रहा है कि मैं अपने डाइनिंग रूम पे बैठा था तो मैंने एक सांप की जैसी काली चीज़ को विंडो से अंदर आते हुए देखा और फिर थोड़ी ही देर में सारे जो केले रखे हुए थे वो गायब हो गए. तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया क्योंकि मैंने पहले सांप को केले खाते हुए नहीं देखा. तो उसकी जो साड़ उसको ऐसा लगा कि सांप के जैसे एक लंबी काली चीज़ देखी उसने जो बहुत ज़्यादा सांप के जैसी लग रही थी. तो वो बहुत डर गया क्योंकि उसने इससे पहले सांप को केले खाते हुए नहीं देखा. तो वो कहता है कि मैं इतना ज़्यादा डर गया कि मैं बाहर भाग गया. कहीं मुझे लगा कि यह सांप बहुत भयानक हो सकता है और यह फिर से फ्रूट्स खाने के लिए अंदर आएगा. तो यह सोचकर वह बाहर भाग जाता है. ठीक है. तो अब वी रीड फ्रॉम देयर. As I went out, I saw Kari's back disappearing in the direction of the pavilion, and I was so frightened that I wanted his company to cheer me up. Disappearing means होता है गायब होना. डायरेक्शन मीन्स दिशा. पवेलियन मीन्स मंडप. फ्राइटेन मीन्स डरा हुआ. वांटेड मीन्स चाहना. कंपनी मीन्स साथ. चीयर मीन्स होता है प्रसन्न होना. एज आई वेंट आउट, जैसे ही मैं बाहर गया, आई सॉ कारीज बैग डिसअपियरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पवेलियन. मैंने कारी की पीठ को मंडप की दिशा में ओझल होते हुए देखा. एंड आई वॉज सो फ्राइटेंड दैट आई वॉन्टेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप. और मैं इतना भयभीत था कि मैं प्रसन्न होने के लिए उसका साथ चाहता था. आई रेन आफ्टर हिम इन टू द पवेलियन एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानाज. मैं उसके पीछे मंडप में भागा और मैं अचरज में खड़ा रह गया. एंड आई रैन आफ्टर हिम इन टू द पवेलियन. मैं उसके पीछे मंडप में भागा. एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानाज. और मैंने उसे वहाँ केले खाते हुए पाया. आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिशमेंट. मैं स्टूड मीन्स खड़े होना. एस्टोनिशमेंट मीन्स होता है अचरज. मैं अचरज में खड़ा रह गया. द बनानाज वर लाइंग स्ट्रून ऑल अराउंड हिम. स्ट्रून मीन्स होता है बिखरे. उसके चारों ओर केले बिखरे पड़े थे. ठीक है. तो अब वो कह रहा है कि एज आई वेंट आउट आई सॉ कारीज बैग डिसअपियरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पवेलियन एंड आई वॉज सो फ्राइटेंड दैट आई वॉन्टेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप. जैसे मैं बाहर गया, मैंने कारी की पीठ को मंडप की दिशा में ओझल होते हुए देखा और मैं इतना भयभीत था कि मैं प्रसन्न होने के लिए उसका साथ चाहता था. ठीक है. तो वो मैं इतना डर गया था कह रहा. तो मैं उस चीज़ को भुलाने के लिए, प्रसन्न होने के लिए कारी का साथ चाहता था. सो आई रैन आफ्टर हिम इन टू द पवेलियन एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानाज. मैं उसके पीछे मैं मंडप में उसके पीछे भागा और मैंने उसे वहाँ केले खाते हुए देखा. एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानाज. और मैंने उसे वहाँ केले खाते हुए पाया. आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिशमेंट. मैं आश्चर्य में खड़ा हो गया. द बनानाज वर लाइंग स्ट्रू ऑल अराउंड हिम. केले उसके चारों ओर बिखरे पड़े थे. ही स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक एंड रीच्ड फॉर वन फार अवे फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग. ही स्ट्रेच्ड मीन्स होता है खींचना. उसने अपनी सूंड को फैलाया और
उसने अपनी सूंड को वहाँ फैलाया जहाँ वह खड़ा था और उससे उससे दूरी पर पड़े केले पर पहुँचाया। मतलब उसने अपनी सूंड को फैलाया और जहाँ वह खड़ा था उससे दूर पड़े केले पर पहुँचाया। ठीक है, तो उसने अपनी सूंड ऐसे फैलाई और कहाँ पर पहुँचाई, उसको स्ट्रेच करके, वो जहाँ पर वह खड़ा था उससे आगे क्या था, वहाँ पर एक केला पड़ा था, उस केले तक उसने अपनी सूंड पहुँचाई। दैट इंस्टेंट द trunk looked like a black snake and I realized that Kari was the thief. तो दैट इंस्टेंट, तुरंत ही या क्षणिक, तुरंत ही सूंड एक काले सांप की तरह दिखाई दी। या इस इंस्टेंट मीन्स होता है क्षणिक। ठीक है, दैट इंस्टेंट, क्षणिक सूंड एक काले सांप की तरह दिखाई दी। एंड आई रियलाइज दैट द कारी वॉज द थीप, और मुझे एहसास हुआ कि कारी चोर था। तो देखो, अब जब राइटर ने जो लड़का कह रहा है, मैंने उसे जब के देखा मैं तो दंग रह गया, क्योंकि उसके चारों ओर क्या था, केले बिखरे पड़े थे और उसने अपनी सूंड को फैलाया और जहाँ वो खड़ा था उससे दूर पड़े केले पर पहुँचाई उसने अपनी सूंड। तो फिर वो कह रहा है कि तुरंत ही या क्षणिक ही मुझे उसकी सूंड जो लगी वो काले सांप की तरह दिखाई दी और मुझे यह एहसास हो गया कि कारी ही चोर था। I went to him, pulled him out by the ear, and joyously showed my parents that it was Kari and not I that had eaten all the fruits these many weeks. I went to him, मैं उसके पास गया, pulled him out by his ear, और उसके कान को खींचकर मैं उसे बाहर लाया। एंड जॉयसली सोड, जॉयसली मीन्स होता है प्रसन्नता से, और खुशी से अपने माता पिता को दिखाया कि यह कारी था और मैं नहीं, जो कई हफ्तों से सभी फल खा चुका था। तो देखो, अब जब लड़के को पता चल गया तो वो उसके पास गया, हाथी के पास, और उसे कान से खींचते हुए उसके खुशी से कान से खींचते हुए उसे बाहर लाया और खुशी से अपने माता पिता को दिखाया कि यह कारी था, मैं नहीं, जो इतने हफ्तों से केले खा रहा था। ठीक है, देन आई स्कोल्डेड हिम, फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रन, एज आई सेड टू हिम, नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट यू विल बी विव्ड। तो देखो, देन आई स्कोल्ड हिम, स्कोल्डेड मीन्स होता है डांटना, अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना, स्टीलिंग मीन्स होता है चोरना, विप्ड मीन्स होता है कोड़े मारना। ठीक है, तो देन आई स्कोल्डेड हिम, फिर मैंने उसे डांटा। फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रन, क्योंकि हाथी भी शब्दों को वैसे ही समझते हैं जैसे बच्चे। एंड आई सेड टू हिम, और मैंने उससे कहा, नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट्स यू विल बी विफ्ड, अगली बार अगर मैं तुम्हें, नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट, अगली बार मैंने तुम्हें फल चोरी करते देखा, यू विल बी विफ्ड, तुम्हें कोड़े पड़ेंगे। तो उसे डांटता है कि अगली बार अगर तुमने ऐसे फल चुराए तो तुम्हें कोड़े पड़ेंगे। तो पहले तो ये कहता है कि मैं उसे कान खींच के अपने माता पिता के पास ले आया और मैंने उन्हें बताया कि ये कारी था। फिर वो कह रहा है कि मैंने उसे डांटा, और क्योंकि जैसे बच्चे शब्दों को समझते हैं वैसे ही हाथी भी समझते हैं। जैसे हम बच्चों को डांटते हैं तो वैसे वो समझते हैं, उसी तरह हाथी भी अगर हम उन्हें डांटे तो वह भी चीज़ों को वैसे ही समझते हैं। और फिर मैंने उससे कहा कि अगर मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम अगली बार फलों को चुराते हुए देखूंगा तो मैं तुम्हें कोड़े मारूंगा। ही न्यू दैट वी वर ऑल एंग्री विद हिम, इवन द सर्वेंट्स, वह जानता था कि हम सभी उससे नाराज हैं, यहाँ तक कि नौकर भी। His pride was so injured that he never stole another thing from the dining room. Pride means होता है आत्मविश्वास या गौरव। Injured means होता है चोट पहुंचना। तो his pride was so injured that he never stole another thing from the dining room.
उसके आत्मसम्मान को इतनी ठेस पहुंची कि उसने भोजन कक्ष से कभी कुछ नहीं चुराया। तो देखो वह बहुत समझ गया, जब उसको डांट पड़ी तो वह जान जान गया कि सब उससे क्या है, नाराज़ है, यहाँ तक कि नौकर भी, क्योंकि नौकरों पर भी उसकी वजह से ब्लेम लगा था कि कारी ने फ्रूट्स चुराए थे, लेकिन ब्लेम नौकरों पर लगा था, तो नौकर भी क्या थे, उससे नाराज़ थे। तो वो कहता है कि उसकी जो प्राइड है, उसका जो अभिमान है, आत्मसम्मान है, वह इतना इंजर्ड हुआ, इतना उसको चोट लगी कि उसने डाइनिंग रूम से, भोजन कक्ष कक्ष से कभी कुछ और चीज़ नहीं चुराई। एंड फ्रॉम देन ऑन इफ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट ही ऑलवेज स्क्वील्ड एज इफ टू थैंक हिम। एंड फ्रॉम देन ऑन, और तब से, इफ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट, यदि, और फिर तभी से, यदि कोई उसे कोई फल देता, ही ऑलवेज स्क्वील्ड, स्क्वील्ड मीन्स होता है चिल्लाना, वह हमेशा चिल्लाता जैसे कि वह उन्हें धन्यवाद दे रहा हो। ठीक है, तो उसे रियलाइज़ हो गया कि मैंने गलती करी है और सब मुझसे नाराज़ हैं, तो उसके बाद से उसने डाइनिंग टेबल से कभी कोई फ्रूट नहीं उठाए। और राइटर कह रहा है कि इफ़ एनीबडी, एंड फ्रॉम देन ऑन, और तब से, इफ़ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट, यदि कोई उसे कोई फल देता है, ही ऑलवेज स्क्वील्ड एज इफ़ टू थैंक देम, तो वह हमेशा ऐसे चिल्लाता है जैसे धन्यवाद देता हो। ठीक है, एन एलिफेंट इज विलिंग टू बी पनिस्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग, बट इफ यू पनिस्ड हिम विदाउट एनी रीजन ही विल रिमेंबर इट एंड पे यू बैक इन योर ओन कॉइन। विलिंग मीन्स होता है तैयार रहना। ठीक है, पनिशमेंट मीन्स होता है सजा, रॉन्ग मीन्स गलत, रीज़न मीन्स कारण, रिमेंबर मीन्स याद रखना, पे यू बैक इन योर ओन कॉइन मीन्स होता है बदला लेना, तो आप अपनी स्वयं की कीमत पर उससे बदला, तो वह, तो ठीक है, तो एन एलिफेंट इज़ विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग, एक हाथी गलत काम करने पर दंडित होने के लिए तैयार रहता है। बट इफ़ यू पनिश्ड हिम विदाउट एनी रीज़न, लेकिन यदि आप बिना किसी कारण के उसे दंडित करोगे, ही विल रिमेंबर इट, वह उसे याद रखेगा, एंड पे यू बैक इन योर ओन कॉइन, और फिर आपसे आपकी स्वयं की कीमत पर वह बदला लेगा। ठीक है, तो फिर वह आपसे क्या लेगा, बदला लेगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एक एलिफेंट है, अगर वह गलती करता है तो वह सजा लेने के लिए तैयार रहता है। अगर आप उसे बिना किसी सजा के आप उसको पनिश करोगे तो वह इसको याद रखेगा और फिर आपसे वो क्या लेगा, बदला लेगा। नाउ कारी इज़ अ फास्ट लर्नर, कारी तेज सीखने वाला था। ही मास्टर्स ऑल सिग्नल्स एंड साउंड्स ही इज़ टॉट, मास्टर मीन्स होता है कुशल, महारत हासिल करना, सिग्नल्स मीन्स होता है संकेत, तो ही मास्टर्स ऑल सिग्नल्स एंड साउंड्स ही इज़ टॉट, वह सभी संकेतों और ध्वनियों में महारत हासिल करता था जो उसे सिखाई जाती हैं। There is one lesson taught that there is one lesson though that an elephant takes 5 years to learn. यहाँ एक सबक है, हालांकि हाथी को सीखने में 5 साल लगते हैं। कारी इज़ नॉट एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मीन्स होता है अपवाद, कारी कोई अपवाद नहीं है। तो देखो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि कारी जो है वो फास्ट लर्नर है, बहुत जल्दी सीख जाता है, और उसको कोई भी सिग्नल, कोई भी संकेत और आवाज़ आप उसको सिखाओगे तो वो उसमें महारत हासिल कर लेता है। फिर भी वह एक, यहाँ पर एक सबक है, यद्यपि उसको सीखने में हाथी 5 साल का समय ले लेते हैं और कारी भी उसका अपवाद नहीं है। ठीक है, अब है एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट व्हेन टू सिट डाउन, व्हेन टू वॉक एंड व्हेन टू गो फास्ट एंड व्हेन टू गो स्लो। एक हाथी को यह जरूर सिखाना चाहिए कि कब बैठना है, कब चलना है, कब कब तेज चलना है, कब धीरे चलना है। यू टीच हिम दीज थिंग्स एज यू टीच अ चाइल्ड, आप उसे ये चीज़ें सिखा सकते हैं जैसे आप एक बच्चे को सिखाते हैं। इफ़ यू से धत,
you and pull him by the ear, he will gradually learn to sit down. Gradually means होता है धीरे धीरे. If you say, अगर आप धत कहेंगे और उसका कान खींचेंगे एंड पुल हिम बाई द ईयर और उसे कान से पकड़ेंगे, ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन, वह धीरे धीरे बैठना सीखेगा. तो देखो अब वो कह रहे हैं कि एलिफेंट मस्ट बी टॉट व्हेन टू सिट डाउन, व्हेन टू वॉक, व्हेन टू गो फास्ट एंड व्हेन टू गो स्लो. एक हाथी को कब बैठना है, कब खड़े होना है, कब तेज चलना है, कब धीरे चलना है, यह जरूर सिखाना चाहिए क्या. ठीक है. एंड यू मस्ट टीच हिम दीज थिंग्स एज यू टीच अ चाइल्ड, और आप उसे यह एंड यू टीच हिम दीज थिंग्स एज यू टीच अ चाइल्ड, आप उसे ये चीज़ें ऐसे सिखा सकते हैं जैसे आप एक बच्चे को सिखाते हैं. तो वो कह रहे हैं कि एक हाथी को यह सिखाना ज़रूरी होता है कि कब उठना है, कब बैठना है, कब तेज़ चलना है, कब धीरे चलना है. और आप उसको ये चीज़ें ऐसे सिखा सकते हैं जैसे आप किसी बच्चे को सिखाते हैं, वैसे ही आप उसको ये चीज़ें सिखा सकते हैं. फिर वो कह रहे हैं इफ़ यू से धत एंड पुल हिम बाई द ईयर, यदि आप उसे इफ़ यू से धत, यदि आप धत कहेंगे एंड पुल हिम बाई द ईयर और उसे कान से पकड़ेंगे, ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन, वह धीरे धीरे बैठना सीख जाएगा. सिमिलरली इफ़ यू से माली एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड, ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज़ द सिग्नल टू वॉक. सिमिलरली इसी तरह अगर आप इफ़ यू से माली, अगर आप माली कहेंगे एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड और उसकी सूंड आगे को खींचेंगे, ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज़ द सिग्नल ऑफ वॉक, वह धीरे धीरे सीखेगा कि यह चलने का संकेत है. ठीक है. तब वो कह रहे हैं कि अगर आप माली कहोगे, इसी तरह जैसे आप धत कहोगे और उसकी कान को खींचोगे, तो वह यह धीरे धीरे ये समझ जाएगा कि आप उसको बैठने को कह रहे हैं. और इसी तरह अगर आप उससे कहोगे माली और उसकी जो सूंड है उसको आगे को खींचोगे, तो वह धीरे धीरे यह समझ जाएगा कि यह चलने का सिग्नल है, चलने का संकेत है. ठीक है. तो कान पकड़ोगे आप उसका और धत बोलोगे तो उसका मतलब है कि वो बैठने का सिग्नल है. और अगर आप माली कहोगे और उसकी ट्रंक को आगे की तरफ खींचोगे, तो वह समझ जाएगा कि यह आगे चलने का संकेत है. कारी लर्न माली आफ्टर 3 lessons, बट इट टुक हिम 3 weeks टू लर्न धत. कारी को माली पाठ सीखने में, कारी लर्न माली आफ्टर 3 lessons, कारी ने माली सीखने में तीन पाठ उसको लगे, उसको माली सीखने में. ठीक है. तो कारी लर्न माली आफ्टर 3 lessons, कारी ने 3 पाठों के बाद माली सीखा. बट इट टुक हिम 3 weeks टू लर्न धत, लेकिन धत सीखने में उसे 3 हफ्तों का समय लगा. ठीक है. तो कह रहे हैं कि कारी लर्न माली आफ्टर 3 lessons, कारी ने 3 पाठों के बाद माली सीखा. बट इट टुक हिम 3 weeks टू लर्न धत, लेकिन धत सीखने में उसे 3 हफ्तों का समय लग गया. ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन, वह नीचे बैठने में अच्छा नहीं था. एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन, और क्या आप जानते हैं कि एक हाथी को बैठना क्यों सिखाया जाना चाहिए. बिकॉज ही ग्रोज टॉलर एंड टॉलर देन यू who take care of him, so that when he was 2 or 3 years old, you can only reach his back with a ladder. तब वो कह रहे हैं कि क्या आपको पता है कि हाथी को बैठना क्यों सिखाना चाहिए. तो उसका रीज़न बता रहे हैं, बिकॉज ही ग्रोज टॉलर एंड टॉलर देन यू हु टेक केयर ऑफ हिम. टेक केयर मीन्स होता है देखभाल करना, क्योंकि वह लंबा और लंबा हो जाता है आपकी तुलना में, उसकी तुलना में जो उसकी देखभाल करते हैं. ठीक है. तो वो कह रहा है बिकॉज ही ग्रोज टॉलर एंड टॉलर देन यू हु टेक केयर ऑफ हिम, क्योंकि वह लंबा और लंबा हो जाता है आपकी तुलना में जो उसकी देखभाल करते हैं. ठीक है. सो दैट व्हेन ही इज़ 2 or 3 years old, यू कैन ओनली रीच हिज बैक विद अ लैडर, और इसलिए
जब वह 2 या 3 साल का हो जाता है, तो आप केवल एक सीढ़ी के साथ उसकी पीठ तक पहुंच सकते हैं। तो कह रहे हैं कि एक हाथी को बैठना या सिखाया जाना बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि वह लंबा और लंबा हो जाता है आपकी अपेक्षा, जो आप उसकी देखभाल करते हैं, जो आप उसकी अपेक्षा वह लंबा और लंबा हो जाता है। और फिर सो दैट व्हेन ही इज़ 2 or 3 years ओल्ड यू कैन ओनली रीच हिज बैक विद अ लैडर। और जब वह 2 या 3 साल का होता है तो आप उसकी पीठ पर केवल एक सीढ़ी की सहायता से पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो फिर जब वो 2 या 3 साल का होता है तो वो इतना लंबा हो जाता है कि आपको उसकी पीठ पर पहुंचने के लिए सीढ़ी की सहायता पड़ती है। तो इसलिए वो कह रहा है कि आपको उसको सिट डाउन, जो बैठना सिखाना चाहिए। It is therefore better to teach him to sit down by saying that, so that you can climb upon his back. For who would want to carry a ladder around all the time? It is therefore, इसलिए बेहतर है कि it is better, therefore it is better, better means बेहतर, इसलिए it is therefore better, इसलिए यह बेहतर है कि उसे धत कहकर बैठना सिखाया जाए ताकि आप उसकी पीठ पर चढ़ सको। तो ये कह रहा है कि इट इज़ देयरफॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाय सेइंग धत, सो दैट यू कैन क्लाइंब अपॉन हिज बैक। और इसलिए यह बेहतर है कि उसे धत कहकर बैठना सिखाया जाए ताकि आप उसकी पीठ पर चढ़ सको। फॉर हु वुड वॉन्ट टू कैरी अ लैडर अराउंड ऑल द टाइम, क्योंकि हर समय उसके आसपास सीढ़ी लेके कौन चलना चाहेगा। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि एक जो एलिफेंट है उसको उसको बैठा जाना सिखाया जाना बहुत ज़रूरी क्यों है, क्योंकि वह लंबा और लंबा होता जाता है आपकी अपेक्षा, जो आप उसकी देखभाल करते हैं तो आपकी अपेक्षा वो क्या होता जाता है, लंबा और लंबा होता जाता है। और फिर सो दैट व्हेन ही वाज इसलिए वह जब 2 या 3 साल का हो जाता है तो उसके ऊपर आप केवल एक सीढ़ी की सहायता से चढ़ सकते हो। ठीक है, अगर आप उसे बैठना नहीं सिखाओगे तो जो 2-3 सालों में जब वो लंबा बड़ा हो जाएगा तो आप उसको उस पर चढ़ने के लिए क्या एक सीढ़ी की आवश्यकता होगी। तो इसलिए कह रहे हैं इट इज़ देयर फॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाय सेइंग धत, इसलिए ये बेहतर यह है कि उसे धत कहकर बैठना सिखाया जाए, सो दैट यू कैन क्लाइंब अपॉन हिज बैक, ताकि आप उसकी पीठ पर चढ़ सको। ठीक है, तो धत कहकर वो कह रहा है कि उसे बैठना सिखा देना चाहिए ताकि अब वो बैठ जाए तो आप उसकी पीठ पर चढ़ जाओ। फॉर हु वुड वॉन्ट टू कैरी अ लैडर अराउंड ऑल द टाइम, क्योंकि हर समय उसके पास आसपास सीढ़ी लेके कौन चलना चाहेगा। ठीक है, तो आप जब भी वो चढ़ेगा तो आप उसको पीठ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी लेके तो ना जाओगे, तो आप उसको धत कहोगे तो वो बैठना सीख जाएगा। तो इसलिए कौन राइटर यही कह रहे हैं कि कौन चाहेगा उसके आसपास हर समय सीढ़ी लेके घूमना। देन द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज द मास्टर कॉल। एक हाथी को पढ़ाने के लिए सबसे मुश्किल चीज़ मास्टर कॉल है। तो मास्टर कॉल एक गुप्त आवाज़। ठीक है, तो मास्टर कॉल को आप यहाँ पर गुप्त आवाज़ कह सकते हैं। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल। एक हाथी को पढ़ाने के लिए सबसे मुश्किल चीज़ गुप्त आवाज़ है। ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली। जनरली मीन्स आमतौर पर, लर्न मीन्स सीखना, प्रॉपरली मीन्स अच्छी तरह से। ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली। वह इसे अच्छी तरह से सीखने में आमतौर पर 5 वर्ष का समय लेता है। ठीक है, the master call is a strange hissing, howling sound as if a snake and a tiger were fighting each other, and you have to make that kind of noise in his ear. तो जो गुप्ता आवाज़ है वह एक प्रकार की स्ट्रेंज हिसिंग है। हिसिंग मीन्स होता है फुसफुसाना, या जो सांप की फुफकारने की आवाज़ होती है उसको बोलते हैं हिसिंग। और गरजना, हाउलिंग मीन्स होता है गरजना, गरज की आवाज़। ठीक है, तो द मास्टर कॉल इज़ अ स्ट्रेंज हिसिंग हाउलिंग साउंड एज इफ अ स्नेक एंड अ टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइज इन हिज एयर। तो मास्टर कॉल यानी गुप्त आवाज़ एक अजीब फुफकारने की आवाज़ है, गरजने की आवाज़ है, जैसे कि एक सांप और एक बाघ एक दूसरे से लड़ रहे हों, और
आपको इस प्रकार का शोर उसके कान में मचाना होता है। तो देखो मास्टर कॉल कैसी आवाज़ है, किस टाइप की साउंड है, तो ये एक ऐसी अजीब फुफकारने की आवाज़ है, गरजने की आवाज़ है, जैसे कि एक सांप और एक बाघ एक दूसरे से लड़ रहे हों, और आपको इस तरह की आवाज़ उसके यानी हाथी के कान में इस टाइप की आवाज़ आपको देनी पड़ती है, इस टाइप का शोर आपको उसके कान में मचाना पड़ता है। एंड डू यू नो वट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गेव हिम द मास्टर कॉल। और आप क्या जा और क्या आप जानते हैं आप एक हाथी से क्या करने की उम्मीद करते हैं जब आप उसे एक गुप्त आवाज़ देते हैं। If you are lost in the jungle and there is no way out and everything is black except the stars above, you dare not stay very long anywhere. If you are lost in the jungle, यदि आप कहीं जंगल में खो जाएं and there is no way out, और वहाँ बाहर आने का कोई रास्ता ना हो, and everything is black except the star above, और हर चीज़ काली हो सिवाय ऊपर तारों के, यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर, आप कहीं भी बहुत देर तक बहुत लंबे समय तक रुकने की हिम्मत नहीं करते हैं। तो देखो अब वो कह रहा है कि मास्टर कॉल की आवश्यकता क्यों होती है। जब आप एक मास्टर कॉल दोगे तो आप एक हाथी का रिएक्शन क्या होगा, क्या आप जानते हैं। तो ये पूछ रहा है एंड डू यू नो वट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गेव हिम द मास्टर कॉल। और आप जानते हैं आप एक हाथी से क्या उम्मीद करते हैं जब आप उसे एक गुप्त आवाज़ देते हैं। तो क्या होगा, जैसे फिर वो बोल रहे हैं आपसे कि इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल, यदि आप जंगल में खो जाएं, एंड देयर इज़ नो वे आउट, और बाहर आने का कोई रास्ता न हो, एंड एवरीथिंग इज़ ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार्स अबव, और प्रत्येक चीज़ काली हो सिवाय ऊपर तारों के, यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर, आप कहीं भी ज़्यादा देर तक रुकने का साहस नहीं करेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर आप कहीं जंगल में खो जाएं और आपको बाहर आने का रास्ता ना मिले, द ओनली थिंग टू डू देन इज़ टू गिव द मास्टर कॉल एंड एट वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विथ हिज ट्रंक। द ओनली थिंग टू डू, तो एक ही चीज़ होती है करने के लिए, तब करने के लिए केवल एक ही चीज़ है, गुप्त आवाज़ देना। एंड एट वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विथ हिज ट्रंक, और तुरंत ही हाथी पेड़ों को खींचता हुआ अपनी सूंड के साथ आपके सामने होता है। देखो अब आपसे कह रहे हैं कि अगर आप जंगल में खो जाएं तो एक ही चीज़ आपके पास करने के लिए होती है कि हाथी को क्या देना, वो गुप्त आवाज़ देना, वो मास्टर कॉल देना, और फिर आप देखेंगे कि तुरंत ही हाथी पेड़ों को खींचता हुआ आपके सामने अपनी सूंड के साथ आपके सामने होगा। तो देखो द ओनली थिंग टू डू देन इज टू गिव द मास्टर कॉल एंड एट वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विथ हिज ट्रंक, और तब करने के लिए केवल एक चीज़ है, मास्टर कॉल देना यानी गुप्त आवाज़ देना, और तुरंत हाथी पेड़ों को खींचता हुआ अपनी सूंड के साथ आपके सामने होता है। दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे, यह सभी जानवरों को डरा देता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, सभी जानवर डर जाते हैं। दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे, फ्राइटन मीन्स होता है डराना, तो इससे सभी जानवर भयभीत हो जाते हैं। एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन, मंकीज वेक फ्रॉम देयर स्लीप एंड रन फ्रॉम ब्रांचेस टू ब्रांचेस। एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन मीन्स होता है टूट कर नीचे गिरना या टकरा कर नीचे गिरना। जैसे ही पेड़ नीचे आकर टकराते हैं, मंकी वे अवेक फ्रॉम देयर स्लीप, बंदर अपनी नींद से जग जाते हैं, एंड रन फ्रॉम ब्रांचेस टू ब्रांचेस, और शाखा से शाखा दौड़ते हैं। यू कैन सी देम इन द मून लाइट, आप उसे चांदनी रात में देख सकते हैं। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टेक्स रनिंग इन ऑल डायरेक्शंस बिलो, और स्टेक्स मीन्स होता है बारहसिंगा, और आप नीचे
लगभग सभी दिशाओं में दौड़ रहे बारहसिंघों को देख सकते हैं। यू कैन हियर द ग्रॉल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस। ग्रॉल मीन्स होता है गुर्राना। आप दूर से बाघ की गर्जना सुन सकते हैं। इवन ही इज फ्राइटेंड, यहाँ तक कि वह भी भयभीत है या वहाँ तक कि वह भी डरा हुआ है। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट। और फिर हाथी अगले पेड़ को नीचे गिराता है, फिर अगले को और फिर अगले को। Soon you will find that he has made a road right through the jungle straight to your house। और जल्द ही आप पाएंगे कि उसने जंगल से सीधे आपके घर तक एक सड़क बना डाली है। तो देखो वो कह रहे हैं कि जो मास्टर कॉल है उसका मतलब क्या होता है कि आप गुप्त आवाज़ होती है। तो अगर आप वो हाथी को दोगे, जैसे आप जंगल में कहीं फंस गए तो आप हाथी को वो गुप्त कॉल दोगे तो वह कहीं भी होगा वहाँ से पेड़ों को गिराता हुआ आपके पास आ जाएगा। और फिर वह इतना उससे मतलब उस आवाज़ से इतने जानवर भयभीत हो जाएंगे और जब वो पेड़ गिरेंगे तो बंदर अपने अपनी नींद से जग जाएंगे वह, और वो शाखा से शाखा इधर उधर घूमेंगे। और फिर आप जो स्टेक होते हैं, बारहसिंगा होते हैं, उन्हें भी डर के मारे चारों दिशाओं में दौड़ते हुए देख सकते हैं। और आप बाघ की गर्जना को भी दूर से सुन सकते हैं, यहाँ तक कि वह भी डरा हुआ है। फिर उसके बाद जो हाथी होता है वो एक एक करके सारे पेड़ों को गिरा देता है। पहले एक को, फिर और को, फिर एक को, इस तरह से वो सारे पेड़ों को गिरा देता है। और जल्द ही आप ये पाएंगे कि उसने जंगल से सीधे घर को एक सीधा रास्ता बना दिया है। ठीक है, तो धन गोपाल मुखर्जी ये आपके राइटर थे इसके। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।